तो देखिए, संवैधानिक तौर पे अगर देखा जाए तो विधानसभा की मियाद इसी मार्च अप्रैल महीने में हो रही है, खत्म हो रही है, तो उनको उसके उस दायित्व के हिसाब से देखें तो चुनाव कराने की मजबूरी है। अगर उसमें नहीं कराना होता तो फिर राष्ट्रपति शासन लगाना होता, या जैसे भी उसको टालने का कुछ एक बहाना निकालना पड़ेगा, तो संसद से उसके लिए मंजूरी लेनी पड़ेगी। दूसरा एक है प्रैक्टिकल कारण, जो है कि जो हालत आज भाजपा की है इन 5 राज्यों में, वो हालत आने वाले दिनों में और बिगड़ने वाली। ये इन लोगों को फीडबैक मिल गया, क्योंकि जो जितनी इन्होंने शिलान्यासी परियोजनाएं शुरू की है, तो अगर 6 महीना भी चुनाव टल जाता है तो लोग पूछेंगे, हाँ भाई, उस पर काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ? तो उसमें काम तो आपका तो पैसा तो कुछ है नहीं, आप तो जबानी जमा खर्च वाले लोग हैं। आपको 4.5 साल न फंड मिला, ना आपकी मंशा बनी कि ये सब काम करने हैं जो आज आप शिलान्यास करवा रहे हैं। तो चुनाव के समय आपने करवाया शुरू, अब वो कब पूरा होगा, कौन पूरा करेगा, भगवान जाने। तो इसलिए ये बहुत लंबा नहीं चला सकते थे। लंबा खींचने का मतलब कि इनकम्बेंसी इफेक्ट और ज्यादा बढ़ जाने वाला था। तो इसलिए चुनाव तो इनको कराना इनकी मजबूरी हो गई है। अब इनको लग रहा कि जैसे भी है चुनाव हो जाए। हमको लगता है कि चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री जी से या उनके रणनीतिकारों से या उनके पीएमओ से पूछ लिया होगा कि भाई, अब और तो नहीं कहीं शिलान्यास करना है, या और सभाएं तो नहीं करनी है, क्योंकि पंजाब में तो बेचारे देते देते रह गए, वहां से बैरंग वापस लौटना पड़ गया। किसानों का गुस्सा वहां इतना जबरदस्त था। अब जिस तरह से किसानों के बारे में आपने भाषाएं बोली, सतपाल मलिक को अगर सच माना जाए, तो आपने कहा कि क्या हमारे लिए किसान मरे, 500 या 700 जो किसान मरे, तो वो किसानों का जो गुस्सा था। लेकिन अब इस क्रम में जिस ढंग का इन्होंने माहौल बनाया है, तो ये तो इनके दिमाग में आ गया है कि पंजाब इनके हाथ में आने वाला नहीं है किसी लेवल, पहले भी नहीं था, कोई मतलब भी नहीं था। लेकिन पंजाब के नाम पर ये पूरे देश भर में एक सहानुभूति लहर या एक गुस्से की लहर जो है बनाने की कोशिश में लग गए हैं, कवायद में लग गए हैं। और अभी तक तो अल्पसंख्यकों में मुसलमान जो थे इनके निशाने पर होते थे, अब जिस ढंग से खालिस्तान और सिखों के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात हो रही है, लेकिन ये कर रहे हैं इसको। तो इसलिए चुनाव तो इनको कराना था। अब यह है कि जैसे देखिए, उत्तराखंड में चुनाव आप 10 फरवरी को ही करा ले रहे हैं। अभी तक वहां बर्फबारी हो रही है, मौसम में काफी ठंड वहां रहती है, ऐसे भी ठंड रहेगी। और आप चाहते तो इसको दूसरे या तीसरे फेज में भी करा ले सकते थे, उत्तराखंड में चाहते थे तो कर ले सकते थे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू करने का जो पहले से भी रहा, पहले बार चुनाव, पिछली बार भी चुनाव हुआ था, आपको याद होगा कि ये देखना चाहते हैं, नब्ज टटोलना चाहते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से कैसा फीड मिलता है, फिर उसी के हिसाब से अपनी रणनीति आगे के जो चरण के मतदान है उसमें बनाएंगे, ताकि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को और कैसे मजबूत किया जा सके। हो सकेगा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा गुल खिल जाए, कुछ ऐसा माहौल बन जाए जिसको ये भुनाने की कोशिश करें और भुन सके। तो इसलिए ये करना चाहते हैं। पिछली बार याद हमको मालूम अच्छी तरह से इनका जो कनफुकवा तंत्र है, कि जब उन्होंने देखा कि साहब वो जाट और मुसलमान और दलित एक खेमे में हो रहे हैं, कैरोना के जो चुनाव था कैराना का उपचुनाव, उसके बाद जिस तरह से लामबंदी हुई थी, तो उसको तोड़ने के लिए इन्होंने कनफुकवा तंत्र के जरिए पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोटरसाइकिल से और सब लोगों को भेज भेज कर कि देखो भैया, मुसलमान सब एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, हिंदुओं तुम क्या कर रहे हो। और उसी के बाद पूरा का पूरा पोलराइजेशन हुआ था, जो कॉम्बिनेशन बना हुआ था वो तहस नहस हो गया, टूट गया था। तो उस तरह की कोशिश ये करेंगे उसी को लेकर के, कि ताकि ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में जाते जाते उसको पूरी तरह से पोलराइज करने में इनको कामयाबी मिल सके। ये संभव हो सकता है। दूसरा यह है कि अब हो रहा कि वर्चुअल रैली करेंगे या कैसे प्रचार होगा, 15 जनवरी तक तो रैली नहीं करने देंगे, तो उसके बाद क्या होगा। अब देखिए, पिछले 2 महीने से उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड में खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के देश भर के नेता और कार्यकर्ता एक एक क्षेत्र को पकड़ पकड़ करके अंदर अंदर पहुंच चुके हैं। वो अपने काम में लगे हुए हैं। फिर ये कॉम्बिंग ऑपरेशन जो करते हैं कि पूरी की पूरी तरह से छापेमारी करेंगे, उत्तर प्रदेश में हर जिले में अलग अलग नेताओं की फौज जमा हो जाएगी, जाकर के अपना काम करेंगे। कहीं वहां से कोई वर्चुअल रैली कर रहा है, कहीं वहां से कर रहा है। संसाधन आपके पास है, मीडिया आपके पास है, तो उसका उपयोग आप कर लेंगे। समाजवादी पार्टी के पास एक बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, या बहुजन समाज पार्टी की तरफ से सतीश मिश्रा या मायावती कर रहे हैं। मायावती अभी कहीं निकल भी नहीं रही है। कांग्रेस की तरफ प्रियंका गांधी है, उसके अलावा और कोई नेता कहीं दिखता नहीं है, कहीं उसका कहीं कोई मतलब नहीं रह गया है। तो
इसका भी एक असर इनको एक का फायदा भुनाने की कोशिश इनकी रहेगी, होगी। अब देखिए होता क्या था कि पहले आपको अगर याद हो राजीव जी, जब ये निजी खबरिया चैनल नहीं हुआ करते थे और जब चुनाव होता था तो दूरदर्शन पे मान्यता प्राप्त दलों को अपनी बात रखने का मौका मिलता था। चुनाव आयोग इसको करवाता था कि हर दल के प्रवक्ता या नेता जो भी होते थे वो आकर के उनके एक समय निर्धारित होता था, उतने समय में वो अपनी बात करते थे। तो आज की तारीख में भी अगर चुनाव आयोग इस तरह की पहल करे कि न सिर्फ दूरदर्शन पे बल्कि जितने भी बड़े खबरिया चैनल हैं, टीवी चैनल हैं, उस पे एक टाइम स्लॉट जो है सभी राजनीतिक दलों को जो मान्यता प्राप्त है, जो चुनाव में मुख्य भागीदारी कर रहे हैं, उनके लिए अलॉट किया जाए और वो अपनी बात करने का उनको मौका दिया जाए। क्योंकि वर्चुअल रैली किसके पास कितना पैसा है, कहां कहां क्या कर पाएगा, कहां पहुंचा पाएगा नहीं पहुंचा पाएगा, एक अलग चीज होगी। लेकिन चैनलों के जरिए अगर बात हो तो सब लोग अपनी अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, कर सकते हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार दे दीजिए। एक बार मान लीजिए हमने कुछ कहा तो किसी ने जवाब दिया तो उसका जवाब हमको भी देने का मौका मिल जाए। तो इस तरह का कुछ अरेंजमेंट चुनाव आयोग अगर चाहे और सरकार अगर चाहे तो दोनों मिलकर के कर सकते हैं, जिससे रैलियों का और ये जो भीड़ भाड़ होता है उससे कुछ काफी हद तक बचत हो सके। और पहले भी चर्चाएं होती रही हैं कि सरकारी खर्चे पे चुनाव होना चाहिए, चुनाव की जो ये ताकि जो काला धन चुनाव में बहता है पानी की तरह से उस पर रोक लग सके, इस तरह का कुछ इंतजाम करना चाहिए। चुनाव सुधार की बात है, इस पर कभी लोग सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे समझ में नहीं आता है। तो बेसिकली बात यही है। अब देखिए दिक्कत क्या है कि केसेज जो बढ़ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में तो केस नहीं बढ़ने वाले। मुझे लगता है कि ये उत्तराखंड में भी शायद नहीं बढ़ेंगे। उसका कारण क्या है? उसका कारण मुख्य रूप से यह है कि वहां आरटीपीसीआर ही नहीं होगी, जांच ही नहीं होगी, तो फिर केस बढ़ेंगे कहां से? अब पिछली बार जो पंचायतों के चुनाव हुए, हम याद अच्छी तरह से आ रहा कि बहुत सारे शिक्षक मरे थे, चुनाव कर्मी मरे थे जो मतदान में मतगणना में शामिल थे, लेकिन कोरोना प्रूव नहीं हुआ उनका, उनके पास कोरोना का सर्टिफिकेट नहीं मिला क्योंकि वो मरे, कोई हार्ट अटैक से मर गया, कोई किसी और बीमारी से मर गया और कोरोना का आरटीपीसीआर हुआ नहीं था और ये साबित नहीं कर सके कि वो मतदान प्रक्रिया में शामिल थे, उस समय उनकी मौत हो गई थी। इसलिए जो मौतों का आंकड़ा है या वहां मरीजों का आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में कम दिखाई देता है। तो इस बार भी वही ये लोग करेंगे। कहीं भी अभी देखिए कहीं जांच की कोई हो ही नहीं रही, आ ही नहीं रही बातें, तो फिर कहां से आएगा? और सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरे जो जितना ताम झाम से हमने पूरी दुनिया में प्रचार किया कि साहब टीकाकरण में हम सबसे आगे निकल गए, इसके बावजूद उत्तर प्रदेश और मणिपुर 2 राज्य ऐसे हैं जहां 50% से कम आबादी को दोहरा टीका लग चुका है, डबल डोजेज जो टीके के लग चुके हैं। ये 46% मेरे ख्याल से 44 से 46% उत्तर प्रदेश का आंकड़ा है, मणिपुर में भी यही है। तो उलझन से अगर देखा जाए, दृष्टि से देखा जाए तो ज्यादा वो लोग उसके लिए सेंसिटिव है, मतलब हो सकता है उनको, लेकिन आंकड़ों में देखा जाएगा तो फिर वो पता लगेगा कि नहीं, वो तो दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से सारा इनका जो चक्र चल रहा है ये चलाएंगे लोग। अब मुश्किल यही है कि माहौल तो आपके खिलाफ है, जनता उद्वेलित है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। एक चीज और मैं बार बार मेरे दिमाग में बार बार खटक रहा है, ये पोस्टल बैलेट की बात कर रहे थे प्रेम कुमार जी, बहुत सही बात है, उसके कौन निगरानी करेगा? कौन कौन किसके घर पे जाके दबक के बैठ जाएगा और कहेगा कि भैया जो हम कह रहे हैं वो उसी के हिसाब से करना होगा? उसमें कौन मना कर पाएगा, नहीं कर पाएगा? मतदान केंद्र में तो जाता है, वहां एकदम फ्री हो जाता है मतदाता, तो उस पर किसी की निगाह नहीं रहती है, तो वो अपना अपने ढंग से वोट करता है। लेकिन अगर घर से या हॉस्पिटल से करना होगा तो सबके निगाह में रहेगा, तो फिर उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि खुल करके वो कभी वोट कर सके। वो एक देखना होगा, चुनाव आयोग को उस पर इंश्योर करना होगा। मेरी चिंता का विषय दूसरा है राजीव, जो मैं कई दिनों से इसको लेकर के काफी विचलित हूं कि सरकारी विज्ञापन जो आ रहे हैं जिस तरह के, सभी अखबारों में, दिल्ली के अखबारों में, बाकी देश भर के अखबारों में भी छपी रहा होगा, खास तौर से दिल्ली के अखबारों में। और आज मैं देख रहा था यूपी के एक टीवी चैनल पर, जिसको माना जाता था कि आमतौर पे वो मोदी जी या योगी जी से त्रस्त है या उनके खिलाफ करता था, उस चैनल पे हमने आधे घंटे तक देखा तो सिवाय वही विज्ञापन चल रहे थे, उसके अलावा खबर के नाम पे कभी एक आध मिनट के लिए कभी कोई खबर आ जाती थी और बाकी सारा वही एक ही विज्ञापन। एक तरह के फर्क साफ है 2017 से पहले, 2017 के बाद। ये विज्ञापन दे कौन रहा है? भारतीय जनता पार्टी दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है,
उत्तर प्रदेश का सूचना और प्रसारण जनसंपर्क विभाग दे रहा है। कहीं भी उस पूरे विज्ञापनों में आप देखिएगा नीचे जो एक होता है ना, या तो एड एजेंसी का नाम लिखा होता है या फिर लिखा होता है सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रसारित या जारी। वो कहीं उसका कहीं मेंशन नहीं है, कहीं उसका ये नहीं, जिक्र नहीं। तो ये विज्ञापन कौन दे रहा है? इस विज्ञापन में जिस तरह से आप विद्वेष फैला रहे हैं, राजनीतिक विद्वेष, देखिए आचार संहिता तो आज से लागू होगी, हो सकता है, लेकिन उसके पहले भी चुनाव आयोग को तो इंश्योर करना होगा ना कि चुनाव में आप घृणा नफरत नहीं फैलाएंगे। अब जिस तरह से लाल टोपी दिखा करके वहां बता रहे हैं कि 2017 से पहले ये होता था, और ये कौन कर रहा है? ये एक सरकार कर रही है। किसके बारे में कर रही है? 2017 से पहले की सरकार के बारे में कर रही है। सरकार के बारे में इस तरह का विज्ञापन जारी करे, इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात इस लोकतंत्र में और क्या हो सकती है? इस पर चुनाव आयोग की निगाह कभी गई नहीं, कभी। अच्छा, विपक्ष भी चूंकि नकारा हमारा विपक्ष रहा है, उसको लगता है कि भाई सरकार की विफलताओं से हमको लाभ मिल जाएगा, हमारे मुंह में आकर के आम टपक जाएगा, हम खा लेंगे। कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर रहा, कोई इसको चुनौती नहीं दे रहा। अदालत में जाने का विषय है, चुनाव आयोग के सामने जाने का विषय है कि कोई सरकार किसी एक सरकार के बारे में, क्योंकि आज जो मुख्य सचिव है या डीजीपी है, इसी तरह का मुख्य सचिव और डीजीपी पिछली सरकार में भी रहा होगा। अगर भाजपा का है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक विज्ञापन आता है कि साहब समाजवादी पार्टी की सरकार में ये हो रहा था, या 2017 के पहले ये हो रहा था और अब ये हो रहा है, तो बात समझ में आती है, ठीक है, राजनीतिक प्रोपेगेंडा आप चला सकते हैं। लेकिन कोई सरकार कैसे एक सरकार के बारे में कहेगा कि पहले सरकार का धन जो है वो नाच गाने में चलता था और ये होता था, और अब जो है वो योजनाओं में खर्च होता है। तो इस पर भी बहुत गंभीर, क्योंकि हमको नहीं लगता कि चुनाव आयोग इस पर कोई ध्यान देगा या कोई विचार करेगा, लेकिन हम इसको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया में ले जा सकते हैं, इस विज्ञापनों को। लेकिन मुश्किल क्या है कि हमारी सरकार ने अभी तक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को हेडलेस बना के रखा हुआ है, कोई चेयरमैन आज तक नहीं है। 21 नवंबर को चेयरमैन रिटायर हुए हैं प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के, और आज तक इस सरकार को कोई पूर्व न्यायाधीश या कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा है जिसको ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन बना सके। तो ये जिस तरह से बात हो रही थी, दीपक जी भी कर रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं को जिस तरह से नष्ट भ्रष्ट करने की कोशिश इस पूरे रिजीम के द्वारा की जा रही है, जिस ढंग से नफरत का बाजार बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इस पर अगर आज देश का नौजवान, आज देश का आम आदमी अगर जागरूक नहीं होता है, अगर सक्रिय नहीं होता है, तो लोकतंत्र का भविष्य बहुत खतरनाक खतरे में। जी राज। बिल्कुल लोक